ही नहीं था गाय के बारे में, न उन्होंने हमारे धर्मशास्त्र पढ़े थे, न वेदों का अध्ययन किया था, न उपनिषदों का अध्ययन किया था, न वेदांत उन्होंने पढ़े थे, तो उनको कुछ माहिती नहीं थी। अगर आपको किसी चीज के बारे में माहिती नहीं है तो आप उसकी इज्जत करेंगे? नहीं करेंगे। अगर माहिती है तो उसका सम्मान करेंगे। विदेशियों को कुछ माहिती नहीं थी, इसलिए उनको जो मिला उसी का कत्ल करके उन्होंने खाने पीने का इंतजाम किया। अच्छा, आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये जो विदेशी लोग हैं, इस्लाम को मानने वाले और ईसाइयत को मानने वाले, ये गाय को ही खाते हैं क्या? ये सबको खाते हैं। गाय मिले तो गाय खा जाते हैं, कुत्ता मिले कुत्ते को खा लेते हैं, सांप मिले सांप को खा जाते हैं, छिपकली मिले छिपकली को खा जाते हैं, वो कीड़ी होती है ना, कीड़ी, उसको भी खा जाते हैं। ये यूरोप के जो देश है ना, वो कीड़ी की चटनी बना के खाते हैं। और यूरोप के जिन होटल और रेस्टोरेंट में कीड़ी की चटनी मिलती है ना, वहां सबसे महंगा भोजन मिलता है। कीड़ी की चटनी खा लेते हैं, छिपकली की चटनी बना के खाते हैं, सांप खा जाते हैं, कुत्ते को खाते हैं, चूहे को खाते हैं, मुर्गे मुर्गियों को खाते हैं, गाय मछली भैंस सबको खाते हैं, डूकर को भी खाते हैं, सुअर को, सबको खा जाते हैं। उनको जो मिले वही खाते हैं। आप पूछोगे क्यों? पागल है क्या? उनका दिमाग खराब है क्या? ऐसा नहीं है, वो पागल भी नहीं है, उनका दिमाग खराब भी नहीं है, उनकी एक बहुत बड़ी मजबूरी है। मांस वो इसलिए खाते हैं कि उनकी मजबूरी है। मजबूरी पता है क्या है? उनके देश में भाजी पाला नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आप अगर यूरोप का प्रवास करेंगे तो यूरोप के किसी भी देश में भाजी पाला नहीं होता। मैंने यूरोप के 33 देशों का प्रवास किया, एक भी देश में भाजी पाला नहीं होता, भाजी पाला नहीं होता। दूसरा, उनके यहां दाल नहीं होती, तुअर की दाल नहीं होती, उड़द की दाल नहीं होती, मूंग की दाल नहीं होती, मसूर की दाल नहीं होती। यहां तो भाजी पाला होता है, न दाल होती है। तो आप पूछोगे फिर क्या होता है? उनके यहां बस 3 पीक होते हैं। एक होता है गेहूं, ठीक है, दूसरा होता है मक्का, मक्की समझते, मक्की, और तीसरा होता है कापूस। बस 3 चीजें होती हैं, गेहूं, मक्का, कापूस, 3 ही चीजें होती हैं उनके क्षेत्र में। आप पूछोगे ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि जिन देशों में ये यूरोपियन लोग रहते हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, अमेरिका, उस देश में सूर्य प्रकाश नहीं है, और बिना सूर्य प्रकाश के खेती में कुछ नहीं होता। ये आप जानते हैं? अगर हम खेती में बियारण डालें और सूर्य प्रकाश ना मिले तो कुछ उत्पन्न होगा? नहीं हो। तो ये जितने भी श्रीमंत देश है ना दुनिया में, पाश्चात्य देश, ये सब बहुत गरीब है। किस मामले में? इनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता। पूरे 1 वर्ष में मात्र 3 महीने सूर्य का प्रकाश मिलता है, और वो 3 महीने कौन से होते हैं? अप्रैल, मई और जून। अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने इन देशों में सूर्य का प्रकाश मिलता है, बाकी 9 महीने वहां सूर्य प्रकाश नहीं मिलता। और सूर्य प्रकाश नहीं होता है तो वहां का तापमान बहुत कम होता है, ठंडी बहुत होती है। कितनी ठंडी होती है? आप जानते हैं, बर्फ जमती है तो तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन यूरोप के देशों में ये 4 डिग्री से 20-25 डिग्री नीचे तक तापमान होता है। -20, -25, -30, -35। एक बार तो मैं गया था -42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? जब तापमान बहुत कम होता है तो बर्फ पड़ती है। जैसे हमारे यहां पाउस होता है ना, वैसे उनके यहां बर्फ का पाउस होता है, सतत बर्फ गिरती रहती है। तो बर्फ गिरती रहती है
तो शेत में इकट्ठी हो जाती है। 1 फीट, 2 फीट, 5 फीट, 10 फीट, 15 फीट, इतनी ऊंची ऊंची बर्फ हो जाती है। सड़क पे बर्फ हो जाती है, छत पे बर्फ हो जाती है, शेत में बर्फ हो जाती है। और बर्फ में कितना भी बियारण डालो, कुछ भी अंकुरण नहीं होता। तो ये यूरोप और अमेरिका के जो देश है ना, यहां की मिट्टी में साल में 9 महीने कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। सिर्फ 3 महीने सूर्य का प्रकाश होता है, तो उसमें गेहूं, मक्का और कापूस उत्पन्न हो जाता है। अभी थोड़े दिन से अमेरिका देश ने 1-2 वस्तु और उत्पन्न करना शुरू किया है। वो है बटाटा और एक है कांदा। बस भाजी पाला के नाम पर उनके पास 2 वस्तु है, कांदा, बटाटा। इसके अलावा तीसरी कोई वस्तु नहीं। तो अब आप सोचो कि उनके देश में न भाजी पाला है, न दाल है, न सब्जियां हैं, न जास्ती फल होते हैं, तो वो गेहूं तो करते हैं। गेहूं खाए किससे? गेहूं तो करेंगे तो गेहूं को पीसेंगे, आटा बनेगा। आटे से पाव रोटी, डबल रोटी बनाते हैं। रोटी बनाना नहीं आता उनको। हाँ, गेहूं के आटे से रोटी बनाना नहीं आता, सिर्फ पाव रोटी बनाना आता है। भाकरी नहीं बना सकते, रोटी नहीं बना सकते, पाव रोटी, डबल रोटी बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि गेहूं के आटे से रोटी बनाने के लिए आटे को जो गूंदना पड़ता है ना पानी के साथ, ये उनको नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। मैंने वहां के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले प्रोफेसर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहा कि गेहूं को रोटी बनाना हो, भाकरी बनाना हो तो कितना पानी, कितना आटा। तो वो ऐसे घोलते हैं कि उसको लापसी बना देते हैं, रावड़ी बना। उनको नहीं आता। अच्छा, क्यों नहीं आता? किसी ने उनको बताया नहीं। हमारे यहां सबको आता है। क्यों आता है? कि हमको सतत ये बताया जाता है। हमारे घर में हमारी आई, हमारी ताई बराबर बताती है कि नहीं? और बनाती है और बताती भी है। सभी आई अपनी बेटी को, वो अपनी बेटी को, ऐसे ऐसे चलता चला जाता है। इसके लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं चलानी पड़ती, कॉलेज नहीं बनाना पड़ता। ये हमारे घर में जो हमारी आई है, ताई है, वही सबको सिखाती रहती है। लेकिन यूरोप की किसी आई और ताई को आता ही नहीं, तो वो सिखाए क्या? तो वो क्या करते हैं, गेहूं का आटा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भेजकर उससे पाव रोटी, डबल रोटी बना देते हैं। अब वही खाते हैं। अब पाव रोटी खाएं किससे? भाजी तो है नहीं, दाल तो है नहीं, तो उनके पास एक ही चीज है, वो है मांस। मांस उनके यहां होता है। गाय होती है तो गाय का मांस है, डूकर होते हैं तो डूकर का मांस है, कुत्ते हैं तो कुत्ते का मांस है। जितने भी जानवर हैं सबका मांस वो निकालते हैं, उसी से पाव रोटी खाते हैं। तो उनको भगवान ने भाजी पाला दिया नहीं, भगवान ने उनको तुअर का दाल दिया नहीं, उड़द मूंग का दाल दिया नहीं, इसलिए वो इतने गरीब हैं कि बेचारे मांस से रोटी खाते या मांस से पाव रोटी खाते। तो वो सब मांसाहारी इसलिए हैं कि उनके पास कुछ है ही नहीं खाने को, तो क्या करें आप बताओ। और आपको सुनकर तो आश्चर्य होगा कि थोड़े दिन पहले तक ये सब देशों के लोग आदमी का भी मांस खा जाते थे। आदमी का पता है कैसे होता था वहां? आपको मालूम है, ये क्रिश्चियनिटी में कोई व्यक्ति मर जाए तो क्या करते हैं? जमीन में खड्डा खोद के गाड़ते हैं ना। तो वहां क्या होता था कि एक रात में जिसको खड्डे में डाला, अगले रात वो खड्डा खोद के आदमी को निकाला, उसका मांस खा लिया, उसकी हड्डियों को वहीं डाल दिया। ऐसे वहां हजारों साल चला, क्योंकि कुछ भी नहीं है खाने को। साल में 9 महीने अगर बर्फ गिरेगी तो खेती में कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। तो उनके यहां खाने पीने की बहुत समस्या है। ये तो कहानी यूरोप के देशों की है। अब इस्लाम वालों की बताता हूं। ये जो इस्लाम वाले हैं, इनके यहां भी खेती नहीं होती। आप पूछोगे इनके यहां भी बर्फ पड़ती है क्या? नहीं, इनके यहां बर्फ नहीं पड़ती है, इनके यहां गर्मी बहुत जास्ती पड़ती है। बर्फ तो नहीं पड़ती है, गर्मी पड़ती है। और इनके यहां जो शेत की मिट्टी है ना,
वो रेत जैसी है। रेत समझते? रेत, मिट्टी और रेत में अंतर समझते? तो रेत में कुछ भी नहीं होता। होता है क्या? कितना भी बियारण डालो, रेत में कुछ नहीं होता। तो सभी अरब देशों में, ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, ये जितने भी अरब देश हैं, 53 है उनकी संख्या कुल मिलाकर, इनमें मिट्टी नहीं है, रेत है। रेत में कुछ नहीं होता। तो उनको भी तो खाने को कुछ चाहिए, तो वो क्या करते हैं? यूरोप और अमेरिका में जो गेहूं होता है उसको मंगाते हैं, उसी से कुछ कुछ बना के खाते हैं। मांस उनको भी लगता है, क्योंकि भाजी पाला उनके यहां भी नहीं होता। तो ये जो इस्लाम को मानने वाले और ईसाइयत को मानने वाले दो तरह के लोग दुनिया में हैं, इनको ना तो जमीन में अच्छी खेती होती है, ना भाजी पाला होता है, न तो कुछ और होता है, इसलिए ये सब मांस खाते हैं। तो मांस खाना उनके लिए मजबूरी है, जरूरी नहीं है। बात समझ में आया? हम मांस क्यों नहीं खाते? हिंदुस्तानी मांस क्यों नहीं खाते? क्योंकि हिंदुस्तान की माटी में सब कुछ होता है, मांस खाने की जरूरत क्या? हमारे यहां भाजी पाला होता है, दाल होती है, भाजी पाला, दाल, सब्जी सब मिलाकर एक दिन मैंने सूची बनाई तो भारत की खेती में 1400 वस्तुएं उत्पन्न होती है। 500 से ज्यादा तो भाजी पाला है हमारे। अलग अलग गांव का अलग अलग भाजी पाला। और 15-20 दाल है, तुअर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, मोठ की दाल, सोयाबीन की दाल, चने की दाल। और धान्य में हमारे पास गेहूं है, जवारी है, माजरी है, मक्की है, धान है, रागी है। धान्य में 20-25 वस्तुएं। तो हमारे भारत में विविधता इतनी है खाने पीने की वस्तुओं की, 1400 से जास्ती वस्तुएं खेती में आती हैं। फल कितने तरह के हैं आप सोचो। हर मौसम में हमारे यहां फल है। तो फल है, भाजी पाला है, दाल है, धान्य है, सब कुछ हमें भगवान ने दिया है। तो ये सब कुछ होने के कारण हमें मांस खाने की जरूरत नहीं। तो इसलिए भारत के लोग जास्ती शाकाहारी हैं और परदेशी लोग जास्ती मांसाहारी हैं, क्योंकि उनके यहां खाने पीने को जास्ती कुछ होता नहीं है। हमारे यहां खाने पाने को सब होता है। अब हुआ क्या कि जो परदेशी मांसाहारी लोग भारत में आए लूट मार करने के लिए, तो उनकी आदत भी आई। आएगी कि नहीं? मनुष्य आएगा तो उसके साथ आदत भी आएगी। तो उनकी आदत थी मांस खाने की, तो यहां आके भी मांस खाना चालू किया। तो यहां मांस के लिए गाय काटना, मुर्गे मुर्गियां काटना, भैंस काटना, जानवरों को काटना, ये सब शुरू किया। और धीरे 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 इसको वो बढ़ाते गए। जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ी, वैसे वैसे जानवरों का कत्ल ज्यादा हुआ। एक बार क्या हुआ कि ये अंग्रेज जब भारत में आ गए और इनकी सरकार चलना शुरू हो गई, तब इन्होंने एक बार ये तय किया कि भारत देश पर हमको जास्ती समय तक अगर राज्य करना है तो क्या करना चाहिए? गुलाम बनाना है भारत को। तो उन्होंने सोचा कि भारत को अगर जास्ती समय तक गुलाम बनाना है तो 3 काम करने चाहिए। एक तो भारत की आर्थिक जो ताकत है, इसको कमजोर कर देना चाहिए। आप ये जरा बताओ, कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत है, वो किसी का गुलाम हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन कोई आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है तो आसानी से गुलामी में जा सकता है। तो भारत पहले आर्थिक रूप से बहुत श्रीमंत देश था, तो जल्दी गुलाम नहीं हो सकता किसी का। तो भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करो, ये अंग्रेजों ने एक योजना बनाई। और आर्थिक रूप से कमजोर हो तो फिर राजनीतिक रूप से कमजोर करो, और राजनीतिक रूप से जब कमजोर हो जाए तो सांस्कृतिक रूप से कमजोर करो। किसी भी राष्ट्र का आधार जो होता है ना, 3 चीजें होती हैं, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और राज्य व्यवस्था। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था कमजोर है तो राज्य व्यवस्था कमजोर होती है। राज्य व्यवस्था कमजोर हो जाए तो संस्कृति और सभ्यता कमजोर होती है, और संस्कृति सभ्यता कमजोर हो जाए तो धर्म भी कमजोर हो जाता है। हमारे भारत में एक बहुत बड़े आर्थिक तज्ञ हुए, अर्थतज्ञ, उनका नाम था चाणक्य।
उन्होंने एक संस्कृत सूत्र लिखा है, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। धर्म के मूल में अर्थ है, माने धर्म अगर ताकतवर है तो आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो धर्म कमजोर होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत है धर्म मजबूत होगा। तो अंग्रेजों ने क्या तय किया, भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर करो। तो आर्थिक स्थिति कमजोर कैसे हो सकती है, भारत खेती प्रधान देश है ना, है ना, मुख्य रूप से खेती है। भारत में इस समय 110 कोटि की लोक संख्या, 110 कोटि की लोक संख्या में 77 कोटि शेतकरी, 77 कोटि शेतकरी, 4 कोटि 50 लाख लोग सरकारी कर्मचारी हैं। सरकारी कर्मचारी समझते, केंद्र सरकार में नौकरी करते हैं, राज्य सरकार में नौकरी करते हैं, ऐसे 4 कोटि 50 लाख है, 77 कोटि शेतकरी है। और लगभग 30 कोटि नागरिक भारत में है कारीगर। कारीगर समझते, कोई जूता बनाता है, कोई कापड़ बनाता है, कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है, कोई लकड़ी की चीजें बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है। तो 30 कोटि नागरिक हैं कारीगर, 77 कोटि नागरिक हैं शेतकरी, और लगभग 4 से 4.5 कोटि नागरिक हैं सरकारी कर्मचारी। तो कुल 110 कोटि का ये हिसाब किताब है। तो सबसे जास्ती है शेतकरी। शेतकरी की मदद से जिंदा रहने वाले हैं कारीगर। आपने देखा है गांव में 16 तरह के कारीगर होते हैं, 16 बलूतेदार गांव में होते हैं, लोहे का काम करने वाला, लकड़ी का काम करने वाला, किसी का काम करने वाला। लेकिन ये जिंदा कैसे रहते हैं, शेतकरी की मदद से। शेतकरी समाज जो उत्पन्न करता है वो समय समय पर उनको देता है, उससे उनका जीवन चलता है। तो मुख्य कौन हुआ, शेतकरी। तो शेतकरी समाज मुख्य है। तो अंग्रेजों ने क्या तय किया कि भारत के शेतकरी समाज को तोड़ो, इसकी आर्थिक शक्ति कम करो। तो आर्थिक शक्ति कम कैसे हो सकती है, तो उन्होंने देखा कि भारत का शेतकरी 1 एकड़ खेती में 56 कुंटल धान उत्पन्न करता है, और ये उत्पन्न करने का आधार गाय का शेण है और गाय का मूत्र है। तो अंग्रेजों ने कहा कि बड़े संख्या पर गाय का कत्ल करना शुरू करो, तो गाय का शेण नहीं मिलेगा, मूत्र भी नहीं मिलेगा, तो खेती कम हो जाएगी, तो आर्थिक शक्ति खत्म हो जाएगी। तो अंग्रेजों ने इस देश में व्यवस्थित रूप से गाय का कत्ल करने के लिए कत्ल खाने बनाना शुरू किया। सबसे पहला कत्ल खाना भारत में बना सन 1757 में कलकत्ता में। उस समय कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चलता था, और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था रॉबर्ट क्लाइव, वो कलकत्ता का राजा था। उसने पहला कत्ल खाना खोला। उस कत्ल खाने में रोज 350 गाय कटती थी। धीरे 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 वो कत्ल खाना इतना बड़ा हो गया है कि आज उस कत्ल खाने में 11,000 गाय रोज कटती। वो कत्ल खाना अभी भी चालू है। रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहला कत्ल खाना खोला, उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों की सरकार ने 350 कत्ल खाने खोल दिए। उद्देश्य क्या था, भारत के शेतकरी का जो उत्पादन हो रहा है इसे कम कराना, ताकि भारत की आर्थिक शक्ति कम हो। तो जब बड़े पैमाने पर गाय का कत्ल शुरू हुआ तो गाय का शेण गोमूत्र की कमी आई तो खेती में उत्पन्न कम हो गया। धीरे धीरे उत्पन्न इतना कम हो गया कि जो खेत में 1 एकड़ में 56 क्विंटल धान होता था, आज उस 1 एकड़ खेत में 20 क्विंटल भी नहीं हो रहा है। फिर अंग्रेजों ने क्या किया कि एक तरफ तो शेतकरी समाज का जो उत्पन्न है ये कम हुआ, दूसरी तरफ अंग्रेजों ने शेतकरी समाज पर टैक्स लगा दिया। टैक्स, कितना टैक्स लगा दिया, जितना वो खेती में उत्पन्न करेंगे उसका 95% टैक्स। इसका अर्थ क्या है, अगर 100 क्विंटल गेहूं आप खेत में उत्पन्न करें तो 95 क्विंटल अंग्रेजों को देना, 5 क्विंटल अपने लिए रखना, इतना टैक्स, 95%। तो धीरे धीरे क्या हुआ, शेतकरी वर्ग के ऊपर इतना जास्ती टैक्स और धीरे धीरे गाय का बड़े पैमाने पर कत्ल, ये अंग्रेजों ने 150 साल किया इस देश
और जो गांव के शेतकरी टैक्स नहीं देते थे उस गांव को दंड देना, शिक्षा देना। शिक्षा कैसी होती थी? गांव के सभी घरों में अंग्रेज आग लगाते थे। गांव के जो स्त्री पुरुष बच्चे हैं ना, उनको एक साथ खड़ा करके गोली से मार देते थे। गांव के स्त्री पुरुष बच्चों को एक साथ इकट्ठा करके तोप के मुंह में बांध के गोले से उड़ा देते थे। ऐसी शिक्षा देते थे। या तो टैक्स भरो, नहीं तो शिक्षा दो। तो धीरे धीरे ये अत्याचार 150-200 साल चला। लाखों शेतकरी इसमें मारे गए। उनके ऊपर टैक्स बहुत हो गया। उनकी जो गाय थी जिससे उनको शेन खत मिलता था, वो गाय भी कत्ल होने लगी। धीरे धीरे गाय की संख्या कम हो गई, तो पूरा शेतकरी समाज बर्बाद हो गया। एक समय भारत में ऐसा था 1000 साल पहले कि सबसे जास्ती श्रीमंत जो होता था वो शेतकरी होता था। आज हिंदुस्तान की हालत ऐसी है कि सबसे गरीब अगर कोई है तो वो शेतकरी है, क्योंकि 150-200 साल अंग्रेजों ने शेतकरी के ऊपर अत्याचार किया। अब ये जब अत्याचार हुआ हमारे देश के शेतकरी समाज पर, तो इस अत्याचार को समझने वाले जो बड़े महान क्रांतिवीर थे, उनमें से एक थे लाला लाजपत राय, एक थे विपिन चंद्र पाल, एक थे लोकमान बाल गंगाधर तिलक, एक थे विनायक दामोदर सावरकर, एक थे महात्मा गांधी, एक थे गोपाल कृष्ण गोखले, एक थे भगत सिंह, ऊधम सिंह। ऐसे 6,32,000 क्रांतिवीरों को ये बात समझ में आई कि अंग्रेज बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, तो इन अंग्रेजों को भारत से हटाना चाहिए और उनके खिलाफ कोई अभियान चलाना चाहिए। इसलिए भारत में स्वतंत्रता आंदोलन हुआ। आपको मालूम है स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ ज्येष्ठ सुद एकम सन 1857 को, और इसको शुरू करने वाला जो पहला क्रांतिवीर था उसका नाम था मंगल पांडे। वो बहुत जबरदस्त गो भक्त था। उसका परिवार संपूर्ण गो सेवा में लगा हुआ था। वो अंग्रेजों की पुलिस में नौकरी करता था। बाद में वो अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो गया। एक दिन उसको पता चला कि अंग्रेज सिपाही जो कारतूस इस्तेमाल करते हैं उसमें गाय की चर्बी लगी होती है, तो उसने वो कारतूस उपयोग करने से मना किया। तो उसके अंग्रेज अधिकारी ने उसको डांट डपट किया, तो उसने अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी। 29 मार्च 1857 को उसने गोली मारी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उसके ऊपर मुकदमा चलाया और 8 अप्रैल 1857 को उसको फांसी की शिक्षा हुई। लेकिन मंगल पांडे को जैसे ही फांसी की शिक्षा हुई, उसके अगले 1 महीने में संपूर्ण भारत के गांव-गांव में स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हो गया। इसको फांसी की शिक्षा हुई 8 अप्रैल 1857 और 10 मई 1857 तक संपूर्ण भारत देश के गांव-गांव में अंग्रेजों भगाओ, अंग्रेजों को हटाओ, अंग्रेजी शासन हटाओ, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाओ, अंग्रेजों को भारत से भगाओ, चले जाओ, ऐसे नारे लगाने वाले लाखों लोग गांव-गांव में खड़े हो गए। और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इतनी जबरदस्त लड़त किया कि बहुत सारे राज्यों को अंग्रेजों से आजाद करा लिया महीने भर के अंदर। आपको मालूम है सबसे पहला राज्य जो अंग्रेजों से आजाद हुआ 1 महीने के अंदर, वो सतारा, यही महाराष्ट्र। दूसरा झांसी, तीसरा बिठूर, चौथा कोयंबटूर। ऐसे भारत के कई राज्य अंग्रेजों से आजाद हो गए 1 ही महीने के अंदर। इतनी जबरदस्त लड़ाई पूरे देश में फैली। और वो लड़ाई में लोगों को इतना जोश कहां से आया? जोश आया, गाय की चर्बी के बनाए हुए कारतूस इस्तेमाल करने पड़ते हैं, इस बात को सुनकर। यही बात को सुनकर मंगल पांडे को गुस्सा आया और उसने फांसी की सजा शिक्षा ग्रहण की, लेकिन अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी। यही बात सुन सुनकर गांव-गांव के लोग खड़े हुए। तो फिर भारत में क्या हुआ, जगह जगह गांव-गांव में आजादी लाने के लिए समिति गठित होने लगी, गोरक्षा के लिए समिति गठित होने लगी, और धीरे धीरे भारत के 7,32,000 गांवों में संगठन खड़ा हो गया।
और अंग्रेजों को लगा कि अब तो भारत से जाना पड़ेगा, क्योंकि जब सारा भारत एक साथ खड़ा हो गया तो अब कैसे। तो उन अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी साजिश किया। साजिश क्या किया कि जब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ और गांव-गांव में संगठन खड़ा हुआ, तो इस संगठन में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध सभी जात के लोग थे। क्यों? सबको आजाद होना था। आजादी सिर्फ हिंदुओं को नहीं, मुसलमानों को भी चाहिए थी, जैनों को भी चाहिए, बौद्धों को भी चाहिए। और आजादी से ज्यादा सबके मन में यह था कि हम अंग्रेजों को अगर भगा देंगे तो गाय की हत्या बंद हो जाएगी। गाय सभी के लिए प्रिय है। हिंदू गाय मानते हैं क्योंकि वो आई जैसी है, भगवान की जैसी है। मुसलमान भी गाय को मानते हैं क्योंकि दूध देती है। और मुसलमानों की कई जातियां हैं जो गाय के दूध का धंधा करके अपना जीवन चलाते हैं। राजस्थान का मैंने बहुत प्रवास किया है। राजस्थान में जितने भी मुसलमान हैं सब गाय पालते हैं। सवेरे बंडा तात्या आपको गाय की जातियों का बता रहे थे ना, गिर गाय, कांकरेजी गाय, थरपारकर, साहीवाल। ऐसी ही एक जाति है, उसका नाम है राठी। राठी जाति की जितनी गाय है वो सब मुसलमानों के पास है। और मैं उनके घरों में गया हूं और उनको पूछा कि आप ये क्यों पालते हो, तो उन्होंने कहा ये दूध बहुत देती है और उसके दूध में घी बहुत निकलता है और घी बेचकर उनका जीवन चलता है, इसलिए गाय पालते हैं। तो मैंने पूछा आप गाय का मांस खाते हो? उन्होंने कहा हम नहीं खाते। राठी जाति के जो मुसलमान हैं वो गाय का मांस नहीं खाते। वो कहते हैं हम गाय पालते हैं, मांस कैसे खा सकते। फिर गाय का मांस कौन मुसलमान खाते हैं? जो परदेश से आए हुए मुसलमान कुछ भारत में छूट गए हैं वही खाते हैं। समझ में आया? आपको तो मालूम है मुसलमान सब परदेश से ही आए इस देश में, यहां तो कोई मुसलमान था नहीं। फिर इन परदेशी मुसलमानों ने भारत के लोगों पे अत्याचार किए तो धर्म बदल दिया उन्होंने, तो धर्म बदल के मुसलमान हो गए। तो जो धर्म बदले हुए मुसलमान हैं वो ज्यादा गाय का मांस नहीं खाते, लेकिन जो बाहर से आए हुए मुसलमान हैं वो सब गाय का मांस खाते हैं। भारत में गुजरात में एक जिला है कच्छ। कच्छ जिले में जितने मुसलमान हैं वो सब गाय पालते हैं और उनकी गाय का नाम है गिर गाय। उत्तर प्रदेश में एक एरिया है, एक क्षेत्र है, उसका नाम है मेवात। मेवात क्षेत्र के सब मुसलमान गाय पालते हैं और उनके घरों में मैंने देखा है कोई गाय का मांस नहीं खाता। बकरे का खा लेते हैं, बकरी का खा लेते हैं, गाय का नहीं खाते। वो कहते हैं हम कोई बाहर से थोड़ी आए हैं, हमारे तो बाप दादे यहीं सब थे, हिंदुस्तान में हिंदू थे, जबरदस्ती हमको डरा के, धमका के, मार के, पीट के मुसलमान बना लिया, तो हम क्या करें। ऐसी उनकी मान्यता है। तो ये ज्यादा नहीं खाते, लेकिन बाहर से आए हुए जो मुसलमान है वो गाय का मांस खाते हैं। बाहर से आए हुए जो ज्यादा मुसलमान है वो सुन्नी है, बहुत गाय का मांस खाते हैं। और ये जो ईसाई हैं ये तो सभी खाते हैं। तो हमारे देश में ये जो अंग्रेजों ने अत्याचार शुरू किए और भारतवासियों ने इन अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया, तो उसके उद्देश्य दो थे। एक तो गाय की रक्षा, दूसरा देश को आजादी। इसके लिए संगठन खड़ा हुआ और उस संगठन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सब थे शामिल। तो अंग्रेजों को खतरा पैदा हुआ। अंग्रेजों ने सोचा कि ये सब मिलके लड़ेंगे तब तो हम रहने वाले नहीं। तो उन्होंने भारत देश में एक चालाकी किया, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। तो उस चालाकी में उन्होंने क्या किया कि जो अंग्रेजी कत्ल खाने चलते थे जहां गाय कटती थी, उन सब कत्ल खानों में भारत के मुसलमानों की जबरदस्ती भर्ती कर दिया। मुसलमानों को भर्ती करके मुसलमानों से जबरदस्ती गाय कटवाना शुरू किया और फिर पूरे देश में एक खबर फैला दिया उन्होंने कि गाय तो मुसलमान काटते हैं। तो परिणाम क्या हुआ, जो हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, वो हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उन हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया और वो लड़ाई इतनी तेज फैल गई
कि भारत के गांव-गांव में हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए और अंग्रेजों की